इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात में। हम सब जानते हैं कि ऊर्जा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी उपयोगी है, मगर जो ऊर्जा के भंडार हैं वो धीरे धीरे खत्म भी हो रहे हैं और साथ ही उस भंडारों से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उससे हमें कई तरह की समस्याएं जैसे प्रदूषण भी पैदा हो रहा है। अब जरूरत है एक ऐसी ऊर्जा भंडार की जो अक्षय हो, एक ऐसा ऊर्जा भंडार जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, एक ऐसा ऊर्जा भंडार जो किफायती भी हो और सबके लिए उपयोगी भी हो। तो अमित, ये ऐसा ऊर्जा भंडार क्या हो सकता है? भी नीलम, कार्यक्रम किसान की बात में जब आपने बात की है ऊर्जा की, और वो भी ऐसी कि जो कभी खत्म ना हो, तो वो तो सीधे सीधे भगवान सूर्य देव से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा ही हो सकती है। बिल्कुल, जो हमारा सूर्य है वो ऊर्जा का अक्षय भंडार है। तो कैसे हम सौर ऊर्जा प्राप्त करें और कैसे किसान इसके लिए सक्षम बने, सौर ऊर्जा पंप चलाएं जो जिससे सिंचाई बेहतर तरीके से हो, किफायती हो, अपनी बिजली वो खुद पैदा कर सके और सौर के ऐसे प्लांट लगा सके सौर ऊर्जा के। इसके लिए सरकार पूरी मदद कर रही है और इसके लिए है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कई बार किसान कोशिश भी करता है, हमारे जो साथी हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी शिक्षा का प्रयोग कृषि में कर रहे हैं, जब विचार आता है कुछ ना कुछ नया करने का, तो वहीं एक दिक्कत होती है धन की। लेकिन ऐसे में सरकार एक कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है ऐसे युवाओं का, ऐसे किसान भाई बहनों का कि जिन्हें धन की आवश्यकता है, क्योंकि कुसुम योजना एक ऐसा बेहतरीन पहलू है उन किसान भाइयों के लिए जो सौर ऊर्जा से अपना कृषि पंप लगाना चाहते हैं, मोटर पंप लगाना चाहते हैं, सिंचाई की विशेष अपने खेतों के लिए प्रबंध करना चाहते हैं। ये किसानों के लिए भी है, किसानों के समूहों के लिए भी है, सहकारी समितियों के लिए भी है, पंचायत के लिए भी है। और यदि आप इससे लाभ उठाना चाहते हैं, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे खुद को रजिस्टर करें, कैसे आपको फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। और साथियों, हम जानते हैं कि वर्ष 2023 को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में। और जी हाँ, ये वर्ष भले समाप्त होने को है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है और हमें जो आदतें पड़ रही हैं अब श्री अन्न की, मोटे अनाज की, वो हम सब के लिए फायदेमंद है, मिट्टी के लिए, किसानों के लिए, हमारे लिए, पर्यावरण के लिए। और अभी जो एक बड़ा मेला दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, उस मेले में क्या है जी अमित? जी, मेले का आयोजन है क्योंकि अब भारत में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी श्री अन्न की मांग इतनी बढ़ी है। जैसे आपने कहा ना कि जब हम स्वस्थ होते हैं तो स्वस्थ के लिए सबसे पहले जो स्वस्थ आहार है वही आवश्यकता होती है। तो नई दिल्ली के एरो सिटी में श्री अन्न को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही आसियान भारत श्री अन्न उत्सव 2023 का उद्घाटन हो रहा है। और इसमें जो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा है, उनका वक्तव्य हमारे श्रोताओं के लिए है, तो सुनवाते हैं बिना देरी के। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के भव्य आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ठोस प्रयास ने सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक मील के पत्थर के रूप में प्रतिबिंब किया है, तब्दील किया है। टिकाऊ कृषि और पोषण सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री की गहरी समझ वैश्विक एजेंडा में श्री अन्न को सबसे आगे रखने में भारत की सक्रिय प्रगति के पीछे प्रेरणा शक्ति रही है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव के साथ साथ भारत द्वारा इसकी अगुवाई की गई। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 72 देशों के द्वारा इस अभियान को समर्थन दिया गया था, जो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हम सबके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाना खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण सुनिश्चित करने के लिए श्री अन्न के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण रहा है। इसने अनुसंधान और विकास के साथ साथ विस्तार सेवाओं में निवेश को प्रेरित किया है। हितधारकों को श्री अन्न की उत्पादकता, गुणवत्ता और संबंधित उत्पादन विधियों को बढ़ाने में प्रेरित करता है। वैश्विक खाद्य पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, पनपने की क्षमता रखते हैं, अधिकतम पोषण प्रदान करते हुए इनके लिए न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता होती है। श्री अन्न समय की कसौटी पर खरे उतरे, जिसमें
नम्रता, अनुकूलशीलता और आवश्यक पोषक तत्वों का खजाना शामिल है। हमारे आहार में श्री अन्न को अपनाना सिर्फ खुद को पोषण देने के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह धरा को पोषित करने, कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ, अधिक सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने से संबंधित है। हम अपने किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचाने। श्री अन्न सिर्फ फसलें नहीं है, वे हमारे कृषि समुदाय के लिए आशा की किरण है, जो अनिश्चित जलवायु को स्थिरता प्रदान करते हैं और हमारे किसानों को अनुकूल पैदावार व सतत आय के साथ समर्थ बनाते हैं। अपनी न्यूनतम जल आवश्यकताओं, कम कार्बन फुटप्रिंट और सूखे की स्थिति में पनपने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। श्री अन्न सही मायने में जलवायु हितैषी फसलों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। शाकाहारी, ग्लूटेन फ्री भोजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर श्री अन्न एक वैकल्पिक खाद्य प्रणाली प्रदान करता है। श्री अन्न मानवता के लिए प्रकृति के उपहार के रूप में है, साथ ही सतत भविष्य के भोजन का एक आशाजनक स्रोत भी है। सरकार के सक्रिय बहुमुखी दृष्टिकोण में व्यापक नीतियां, रणनीतिक सहयोग और लक्षित अभियान सबका उद्देश्य पोषण व सततता में श्री अन्न के सर्वोपरि महत्व को बताना है। भारत सरकार ने व्यापक अभियान प्रारंभ किए और सबके समर्थन से कुपोषण से निपटने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के सतत प्रयास, कृषि पद्धतियों को अपनाने को और बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न को बेहतर समाधान के रूप में स्थापित एवं लगातार प्रोत्साहित किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय श्री अन्न के संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए और इन अनाजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलेट्स उप मिशन सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है। इस पहल में कई प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हैं, जैसे क्लस्टर फ्रंट, लाइन प्रदर्शन, पद्धतियों के बेहतर पैकेज की शुरुआत, संकर किस्म और उच्च उपज वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों का वितरण, रसायन और खरपतवारनाशी मैनुअल स्प्रेयर का प्रावधान, साथ ही किसानों को स्प्रिंकलर जैसे जल अनुपयोग उपकरण की सुविधा। कृषि मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर देश में श्री अनाज के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई मिलेट मिशनों और परियोजनाओं को शुभारंभ हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रभावशाली पहलों और कार्यनीतिक प्रतिबद्धताओं की श्रृंखला के माध्यम से भारत में और वैश्विक मंच पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष से श्री अन्न के बारे में व्यापक जागरूकता आई है और श्री अन्न के उपयोग में वृद्धि हो रही है। भारतीय श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे विभिन्न वैश्विक एक्सपो, व्यापार मेलों और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सभी भारतीय मिशनों, स्टार्टअप्स, उद्योग के कार्यकर्ताओं को शामिल किया है। इसमें नीतिगत संवाद, साझेदारी बनाने और वैश्विक मंच पर श्री अन्न के महत्व को बढ़ाने में सुविधा मिली है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने मिलेट्स को एक देश एक प्राथमिकता उत्पाद के रूप में नामांकित करके और अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक अनुसंधान सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हमारे समर्पण का प्रतीक है। IMR विभिन्न संस्थानों में 25 बीज हब, 18 केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह अन्य कृषि संस्थानों के सहयोग से श्री अन्न की 200 से अधिक उन्नत किस्में विकसित की है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले श्री अन्न बीजों की अधिशेष उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, जिसका उद्देश्य वार्षिक बीज प्रतिस्थापन अनुपात 10% तक बढ़ाना है। IIMR ने श्री अन्न के लिए खेती के ज्ञान का प्रसार करने, व्यापक अनुसंधान और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने में वैश्विक प्रयासों में प्रमुख भूमिका निभाई है। फसलोपरांत प्रौद्योगिकियों पर IIMR के फोकस के परिणाम स्वरूप स्नैक्स, आटा और पेय पदार्थों सहित 50 से अधिक मूल्यवर्धित श्री अन्न उत्पादों का निर्माण हुआ है, जिसके भंडारण, प्रसंस्करण और पोषण मूल्य बढ़ाने में श्री अन्न की भूमिका में वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र के साथ साथ ऐसे संस्थाओं का सहयोग हमारी रणनीति का मौलिक
हिस्सा रहा है। हमने श्री अन्न मूल्य श्रृंखला में 500 से अधिक स्टार्टअप व 400 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों को शामिल करते हुए एक सुदृढ़ परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है। IIMR के मार्गदर्शन में 250 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय रूप से इंक्यूबेट किए गए हैं, जो नए उत्पाद बना रहे हैं, व्यंजन तैयार कर रहे हैं और उन्नत प्रसंस्करण मशीनरी विकसित कर रहे हैं। कई FMCG व स्टार्टअप ने बाजार में विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों को नया स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संस्थाओं ने नए श्री अन्न आधारित उत्पादों की श्रृंखला पेश की है, जो स्नैक्स व रेडी टू ईट भोजन जैसे कि मिलेट स्नैक बार, इंस्टेंट दलिया, कुकीज और नाश्ते में खाए जाने वाले अनाज, श्री अन्न से बने हेल्थ ड्रिंक, मॉल्ट बेवरेज और एनर्जी ड्रिंक तक विस्तृत है। इस वर्ष भारत ने उत्कृष्ट रूप से G20 की अध्यक्षता की और देश ने वैश्विक मंच पर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पाक कला में विशेषज्ञता को प्रदर्शन करते हुए देश में 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकों की मेजबानी की है। श्री अन्न पर रणनीतिक रूप से फोकस करते हुए भारत ने न केवल अपनी कृषि विरासत को प्रदर्शित किया, बल्कि सतत कृषि पोषण और जलवायु अनुकूल जैसे वैश्विक चुनौतियों के प्रति प्रतिबद्धता को भी जाहिर किया है। हमारी पहुंच वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से हुई है। बायोफेच जर्मनी, गल्फ फूड दुबई, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से हमने अपने श्री अन्न उत्पादों की झलक दिखाई है, सुदृढ़ संबंध बनाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हमारी आउटरीच पहल शानदार रही, जो अनुमानित 57 करोड़ से अधिक व्यक्तियों तक पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस व पाक समारोह से लेकर प्रदर्शनियों और जागरूकता अभियानों तक हर प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को जन आंदोलन बनाने की दिशा में प्रयास हुए हैं और निर्देश किया जा रहा है। आसियान देशों भारत के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना करता हूँ, जो न केवल श्री अन्न की विविधता को बढ़ावा देता है, बल्कि सार्थक ज्ञान आदान प्रदान और व्यापार के अवसरों की नींव भी रखता है। किसानों को सशक्त बनाने का व्यापक लक्ष्य निर्धारित करें। हम सब मिलकर श्री अन्न को केंद्र में रखते हुए उज्जवल और पहले से अधिक सतत भविष्य की पटकथा लिखें। आपके समर्पण और भागीदारी के लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए हम श्री अन्न समृद्ध भविष्य की दिशा में अन्वेषण और सहयोग की इस यात्रा को जारी रखें। कहते हैं ना कि हालातों से लड़ना है हमको, आगे भी बढ़ना है हमको। आओ मिलकर करें विचार और खोजें संभावनाओं के द्वार। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि श्री अन्न केवल फसलें नहीं, आशा की किरण है। तो अभी हम सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा का आसियान भारत श्री अन्न उत्सव 2023 के उद्घाटन सत्र का वक्तव्य। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि कृषि की इस यात्रा में पशु हमेशा हमारे सहयोगी रहे हैं और सरकार जानती है कि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं।
बिल्कुल नीलम, आपने सही कहा, क्योंकि कार्यक्रम में जब हम बात करते हैं अपने किसान भाइयों की खेती बाड़ी की, खेतों खलियानों की, तो वहीं पूरा ध्यान रहता है हमारा पशुपालन पर भी, क्योंकि जो पशुपालक हैं उन्हें भी आशाएं रहती है कि आज कौन से वैज्ञानिक आ रहे हैं, कौन डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ जो पशुओं के बारे में विशेष जानकारी हम तक पहुंचाएंगे कार्यक्रम किसान की बात के माध्यम से। तो साथियों, आज डॉक्टर KML पाठक हैं, जो कि दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में कुलपति रहे हैं। इनसे शिवनंदन लाल बातचीत कर रहे हैं और इनकी बातचीत का निसंदेह आपको लाभ होगा। आइए सुनते हैं ये बातचीत। जी, पशुपालन अवसंरचना कोष। किसान भाइयों नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री जी ने पशुपालकों के लिए पशुपालन अवसंरचना कोष की स्थापना की। और ये अवसंरचना क्या है और इसका हमारे जो किसान भाई हैं या पशुपालक भाई हैं किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर KML पाठक जी को, जो कि कुलपति रह चुके हैं दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में, और आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक भी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जो ये पशुपालन अवसंरचना कोष की स्थापना की गई है, इसको स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? जी हाँ, देखिए, हम जैसा कि हमारे पशुपालन भाई जानते होंगे कि पूरे विश्व में हमारा जो भारतवर्ष है पशुधन की संख्या में हम प्रथम हैं। 538 मिलियन जो है पशुधन हमारे देश में पाया जाता है, और विश्व में दुग्ध उत्पादन में भी हम प्रथम हैं, और इस वर्ष ही प्रथम नहीं है, पिछले 8-10 साल से हम लोग प्रथम चले आ रहे हैं। इतनी बड़ी पशुधन की संख्या होने के साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि इतना बड़ा पशुधन हमारे पास है, तो आत्मनिर्भर भारत जो एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने चलाया है, उसके तहत इतनी बड़े पशुधन संख्या के होते हुए किस तरह से पशुपालन से जुड़े हुए हमारे किसान भाई हैं, पशुपालन से जुड़े हुए हमारे पशुपालक हैं, वो कैसे इतने बड़े पशुधन से ज्यादा फायदा उठाएं, ज्यादा लाभ लें, ताकि जो उनकी आमदनी का जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि आमदनी दुगनी करी जाए, तो इसके लिए एक अवसंरचना विकास निधि, यानी इसको हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में अगर बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का तात्पर्य यहाँ होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि जो पशुपालक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, और पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से पशुपालन व्यवसाय में वो जुड़ जाएं, उस व्यवसाय को ज्यादा लाभ मिले। तो उनके लिए जो धन की आवश्यकता होती है, चाहे उन्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, या कोई और उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट खरीदने हो, या कोई और व्यवस्था करनी हो, तो इसके लिए ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है क्रिएट किया गया है। ये 15,000 करोड़ का फंड है। इसके लिए ये मार्क किया है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15,000 करोड़ रुपया इसी के लिए जो है एलोकेट किया है, ताकि हमारे पशुपालन भाई इसका फायदा उठाएं। इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं किसान भाइयों, पशुपालन भाइयों को, इसके 3 भाग हैं। इसमें यह है कि जो किसान भाई डेयरी प्रसंस्करण, यानी आप अगर डेयरी से जुड़े हुए हैं, दूध उत्पादन करते हैं और दूध मूल संवर्धन में जुड़ना चाहते हैं, आप अगर भैंस, भेड़, बकरी और सूकर के मांस के व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तीसरा जो है इसका सबसे मुख्य एक प्रमुख बात होता है चारा उत्पादन। अगर आप चारा उत्पादन भी करना चाहते हैं, चारा संयंत्र लगाना चाहते हैं, तो इन तीनों के लिए आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसकी मैंने अभी आपको बताया कि 15,000 करोड़ है, उससे हमको लोन मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, इसमें फायदा लेने के लिए जो हमारे पशुपालक भाई हैं, कौन कौन से इसके पात्र हैं और किस तरीके से ले सकते? देखिए, पहली बात तो मैं पात्रता से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि इसका जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो स्कीम दी है, इसके उद्देश्य क्या हैं? जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो यह है कि जो पशुपालन से जुड़े हुए जो हमारे पशुपालक हैं, अगर वो दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, या जो छोटे ग्रामीण क्षेत्र में जो असंगठित, जिनको हम बोलते हैं असंगठित, जो ग्रामीण
प्रतिष्ठान है वो दूध उत्पादन कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है जैसा मैंने बताया कि जो भेड़ बकरी या कुक्कट या सूकर के मांस के उत्पादन में जुड़े हुए हैं, तो वो अगर संगठित रूप से अगर दूध और मांस बाजार में आना चाहते हैं, एक उद्देश्य तो ये रहा। दूसरे मुख्य उद्देश्य यह है कि उन्हें जो हमारे पशुपालन भाई हैं उन्हें उसकी बढ़ी हुई कीमतें मिले। साथ ही साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाएगा कि गुणवत्ता का उत्पाद पैदा करें। गुणवत्ता का उत्पाद पैदा करेंगे तभी तो उन्हें ज्यादा कीमत मिलेगी। और एक हमारे देश में कहीं कहीं पर जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की भी प्रॉब्लम है, कुपोषण की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन मिलेगी, उद्यमिता का बहुत बड़ा साधन है ये, और रोजगार भी उपलब्ध होंगे ग्रामीण क्षेत्र में। आप किसान भाई हमारे आज की तारीख में अगर इस फंड से जुड़ते हैं तो इसका उद्देश्य यही है कि वो अपने प्रोडक्ट को यानी दूध या दूध वैल्यू एडिशन करके आप उसको निर्यात कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पशु जो व्यवसाय में जो किसान जुड़े हुए हैं उनको चारे की आवश्यकता होती है, तो आप संतुलित आहार है, चारा उत्पादन है, ये मिनरल मिक्सचर है, इसका बनाने का भी प्लांट लगा सकते हैं। तो ये तो रहा उद्देश्य जो है। और ये जो योजना है इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, ये सभी राज्य हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, इसके साथ साथ संघ राज्य जितने भी हैं वहाँ सभी जितने ही पशुपालक हैं उन सब के लिए है, किसी एक राज्य के लिए नहीं है या किसी एक संघ राज्य के लिए नहीं है। अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि पात्रता क्या होनी चाहिए इसकी, या पात्रता इसमें क्या रखी गई है। तो पहली पात्रता है कि ये जो किसान उत्पादक संगठन है जिनको हम लोग FPOs बोलते हैं और हमारे पशुपालन भाई किसान भाई इस टर्म से जानते हैं, एक तो वो इससे फायदा उठा सकते हैं। निजी कंपनियां हैं, किसान भाई जो है अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। व्यक्तिगत उद्यमी, अगर कोई पशुपालक भाई व्यक्तिगत उद्यमी बनना चाहता है वो इसका फायदा उठा सकता है। सेक्शन 8 जो हमारा जो इसमें पशुपालन विभाग ने जो जिनको चिन्हित किया हुआ है उसकी जो कंपनियां हैं, इसके अलावा जो स्मॉल और मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए जो किसान भाई हैं, पशुपालन भाई हैं, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, लेकिन जो हमारे एक आम पशुपालक हैं जी, जिनके पास 1, 2 या 4 गाय या भैंसें हैं जी, तो वो इससे कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि ये इसमें एक तो राशि बहुत है, 15,000 करोड़ रुपया है। पशुपालक भाई जो हैं जिनके पास कम गाय हैं या भैंसे हैं या आप मुर्गी है या आप सूकर पालन करते हैं, अगर इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो ये स्कीम एक तो बैंक के माध्यम से उनको मिलती है, अपने व्यवसाय को बड़ा कर सकते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए, जैसे आपने प्रश्न किया कि उसके पास 4 गाय है या 4 भैंसे हैं, वो अगर चाहता है कि मुझे 20 गाय या 20 भैंसों वाली डेयरी में करूं, या मैं सूकर पालन कर रहा हूं, 20 सूकर है मेरे पास में, आप 50 सूकर करना चाहता हूं, इस प्रसंस्करण को और बढ़ाना चाहता हूं, तो आपको उससे फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ इसमें जो इसके 4 हिस्से हैं, अगर हम जो हमारे पशुपालन भाई डेयरी प्रसंस्करण जिसको हम डेयरी प्रोसेसिंग कहते हैं, अब देखो मैं किसान भाइयों को एक बात और बताना चाहूंगा कि पशुपालन भाइयों अब समय आ गया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चाहे खेती करो चाहे पशुपालन करो वैज्ञानिक तरीके से करो, और वैल्यू एडिशन पर जोर देते हैं। मूल्य संवर्धन का सबसे बड़ा फायदा पशुपालक भाइयों वो ये है कि आपको उसकी कीमत ज्यादा मिलती है। अगर आप खाली दूध बेच रहे हो तो वो दूध की इतनी कीमत नहीं मिलेगी। अगर आप उससे पनीर बना के बेचते हो, आप उससे आइसक्रीम बना के बेचते हो, या अगर आप मुर्गी का या भेड़ बकरी का या सूकर का मांस बेच रहे हैं तो उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, तो वैल्यू आइसक्रीम का आप प्लांट लगा सकते हो, पनीर बनाने का प्लांट लगा सकते हो, टेट्रा पैकिंग करवा सकते हो। मिल्क पाउडर की बड़ी आजकल डिमांड है, हमारे देश में ही नहीं बाहर भी है। और देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन में जितनी भी स्कीम दी हैं, ये सब पशुपालक भाइयों को बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे देश में अब होटल इंडस्ट्री टूरिज्म बड़ा जोर से बढ़ रहा है, और ये जो है ये आप इससे जुड़ सकते हैं। इस स्कीम के तहत अपना व्यवसाय करके आप मूल्य संवर्धन करके अपना डेयरी का प्रोडक्ट बेचिए वहां पे। साथ ही साथ क्योंकि 70% खर्चा पशुपालन पर उनके आहार का आता है, फीड फॉडर जिसको हम बोलते हैं। अगर किसी पशुपालन भाई के पास, पालक भाई के पास अगर जमीन है, उसके पास पानी अच्छा है, तो वहां पर जो है वो अपना पशु आहार संयंत्र लगा सकता है, मिनरल मिक्सचर का प्लांट लगा सकता है, बाईपास प्रोटीन का लगा सकता है, खनिज मिश्रण का संयंत्र लगा सकता है। तो ये सब चीजें आप इस फंड के अंदर ले सकते हो। अब एक प्रश्न आता है कि कोई पशुपालक भाई कहता है कि मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, तो जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी नाबार्ड है और इसके अलावा जो हमारी राष्ट्रीयकृत जो इतनी बैंक हैं, आप वहां जाइए। आप अगर पढ़े लिखे पशुपालक हैं तो आप इनकी जो पशुपालन विभाग जो हमारे
हमारा केंद्र सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग को अलग किया है। पहले ये कृषि मंत्रालय के साथ था। इसको अलग करने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना यह है कि इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाना है। इसके से जुड़े हुए जो किसान हैं, खासकर महिला किसान जो है, महिला पशुपालक जो हैं, उनको आगे बढ़ाना है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाओ। इसके अलावा ये आपके जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं विश्वविद्यालयों के, हमारे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ आपको जानकारी मिलेगी। अगर जैसा अभी आप प्रश्न कर रहे थे कि कोई पशुपालक उसके पास अगर 4 गाय है या 4 भैंसे हैं, तो वो क्या करे, वो इन कृषि विज्ञान केंद्रों के पास जाए और उनसे कहे कि मुझे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसके बारे में बताइए। उसका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म जमा करें और साथ ही साथ बैंक के पास जाएं। वहां से आपको जो लोन मिलता है वो 3% पे मिलता है। 3% कुछ भी नहीं है और आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस पैसे से क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज के डेट में जो हमारे युवा साथी हैं, किसी भी कार्य को रोजगार की दृष्टि से देखते हैं जी, तो इसमें अगर कोई युवा आना चाहते हैं तो क्या संभावना है? देखिए, मैंने अभी बताया था कि ये जो डेयरी है या जो मीट का जो व्यापार है, जैसा मैंने बताया कि मुर्गियों का मीट है या अंडा है या सूकर पालन है, भेड़ बकरी है, तो ये एक ऐसे हैं जो कि रोजगार देते हैं, साथ में आपको उद्यमी बनाते हैं। हमारे देश में जो है ग्रामीण, खासकर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूं, अगर आपको रोजगार शुरू करना है या आप उसमें उद्यमी बनना चाहते हैं, इससे बढ़िया मौका कहीं नहीं मिलेगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक उद्देश्य ये भी है कि हमें युवा उद्यमी पैदा करने हैं। युवाओं की जब मैं बात करता हूं, महिला युवतियों की बात करता हूं, ज्यादा से ज्यादा इस पशुपालन व्यवसाय से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का फायदा उठाएं, तो आपको रोजगार ही मिलेगा और आप जब उद्यमी बन जाएंगे तो आप औरों को भी रोजगार देंगे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम तो यही कहेंगे अपने पशुपालक भाइयों से, निश्चित तौर पे आप अपने जो भी नजदीकी कोई भी कृषि संस्थान हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो या आपके तहसील स्तर पे कृषि विभाग होते हैं, तो वहां से अगर संपर्क करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको वहां पर भी एक पशुपालन अधिकारी होता है वहां पर आपकी ब्लॉक लेवल पे होता है, पूरी आपकी मदद करेगा और आप जो सरकार आपको सहायता दे रही है उसका पूरा फायदा उठाएं। डॉक्टर केमल पाठक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक न होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ, बिल्कुल अमित, अभी हम ये पशुपालन अवसंरचना कोष पर जो ये बातचीत सुन रहे थे, सही में जो पशुपालन का है, अगर इसे हम ज्ञान आधारित व्यवसाय की तरह करें, अपार संभावनाएं हैं रोजगार के लिए। चाहे वो शिक्षित हैं, अल्प शिक्षित हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सबके लिए रोजगार के अवसर हैं और ये बहुत जरूरी है। अगर जो भी पशुपालन का ये शुरू करना चाहता है, वो इसके बारे में, पशुपालन अवसंरचना कोष के बारे में जानकारी प्राप्त करे। जो भी आसपास चाहे कृषि विज्ञान केंद्र है, पशुपालन विभाग है, वहां से वो प्रशिक्षण जरूर लें, ताकि प्रशिक्षण ही आपके पास, अगर कहते हैं रिसोर्सेज भले कम हो, लेकिन अगर आपके पास जानकारी और प्रशिक्षण है तो जो भी आप शुरू करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल यही विशेषता होती है। कार्यक्रम किसान की बात की नीलम, विशेषज्ञ आते हैं, राय हमारे किसान भाई पशुपालकों तक पहुंचती है, उसका प्रयोग करते हैं और अच्छा उत्पाद और उत्पादन लेते हैं। आज इसी कामना के साथ कि आप आगे बढ़ें, खेत खलियान खिलखिलाते रहें, दीजिएगा अनुमति। कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।